बताएं फिर। अब चलिए देखो इधर, इधर देखो, पहले शुरू कर दें। द्विघात समीकरण का विविक्तकर ज्ञात कीजिए, पहला नंबर। फिर उसके बाद लिखा है उसके मूलों की प्रकृति बताइए। तो द्विघात समीकरण में कितने मूल ज्ञात किए थे? दो। द्विघात समीकरण में यक्ष के दो मान आते हैं, दोनों क्या कहलाते हैं? उसके मूल कहलाते हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो ये हो गए मूल। अब इसमें लिखा मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति कैसे आप जानेंगे? डी का मान निकाल के। तो डी का मान बड़ा है किससे? जीरो से। अगर डी का मान बड़ा है जीरो से तो मूल किस प्रकार के होंगे? तो मूल होंगे वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान का मतलब है कि ये रियल नंबर में रहेंगे और इनका मान अलग अलग रहेगा, मतलब दोनों मान सेम नहीं रहेंगे। अब इसके बाद दूसरे नंबर तुरंत देख लीजिए, डी किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। अगर डी का मान जीरो के बराबर है तो मूल तो वास्तविक हैं, लेकिन दोनों मान बिल्कुल सेम टू सेम है। यानी यक्ष के जो दो मान प्राप्त होंगे, या तो दो दो, या तो तीन तीन, या तो पांच पांच, या तो आठ आठ, बिल्कुल सेम टू सेम मान प्राप्त होंगे। फिर ये d इज लेस देन जीरो, यानी d का मान कम है किससे? जीरो से। यानी कि d का मान क्या है? ऋणात्मक है। अगर d का मान ऋणात्मक है तो कोई मूल ज्ञात नहीं होगा। वास्तविक नहीं ज्ञात होगा, काल्पनिक ज्ञात होगा। काल्पनिक, काल्पनिक हमें लिखना नहीं है। काल्पनिक नंबर जैसे अंडर रूट के अंदर माइनस वाई संख्या आ जाए तो ये क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार से इसका जो मूल रहेगा वो काल्पनिक रहेगा। तो आप लिख देंगे कि इसका कोई मूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। माइनस अंडर रूट के अंदर कैसे? यहाँ सिर्फ -5 है तो ये काल्पनिक नहीं है, यह एक रियल नंबर है। रियल नंबर धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो ऋण में यक्ष का मान ऋण 5 आ जाता है। देखते हैं तो यक्ष का मान ऋण 5 आ जाता है। यक्ष बराबर अंडर रूट 5 है तो ये भी आ जाता है। इसमें अभी बताया क्या कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं। तो इसके लिए दो सूत्र बुक में लिखा है कि एक में परिमेय दिया गया है और एक में अपरिमेय दिया गया। तो यदि इस प्रकार से अंडर रूट वाई संख्या आती है तो आप लिखेंगे अपरिमेय है। और अगर यक्ष बराबर 6 आता है, 2 3 5 तो क्या है? परिमेय है। तो किताब में दो सूत्र लिखे भी हैं, लेकिन वास्तविक और असमान के लिए हम एक ही सूत्र से काम चला रहे हैं। डी बड़ा है अगर जीरो से तो वास्तविक और असमान दो मूल प्राप्त होंगे। अब वो परिमेय है कि अपरिमेय है वो तो फिर संख्या देख के खुद ही पता चल जाएगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट में आप पढ़े नहीं है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है। डी का मान कहाँ से आया? डी तो देख लिए कि मूलों की प्रकृति किसके ऊपर डिपेंड करती है? डी पर डिपेंड करती है। अब डी का मान आया कहां से? तो डी जो है वो द्विघात समीकरण का विविक्तकर है। डी अगर द्विघात समीकरण का विविक्तकर है तो इसको एक सूत्र से ज्ञात करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में बी का मान, ए का मान और सी का मान कहां से लिया जाएगा? तो ए बी सी का मान लिया जाएगा। ये देखिए यहाँ लिखा है, पहले मानक रूप एक समीकरण दिया होगा द्विघात, उसको आप पहले मानक रूप में सेट करेंगे। मानक रूप क्या होता है? ये लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये लिख गए मानक रूप में समीकरण में। यहाँ ए बी सी के जगह पर संख्या दी होगी, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ए बराबर 0। तो इसकी अगर तुलना करवाएं तो ए की जगह में यहाँ क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और बी की जगह में यहाँ क्या आ रहा है? तो बी की जगह हम देखेंगे -4 आ रहा है। ए बी और सी की जगह हम क्या आ रहा है? यहाँ पे -a आ रहा है। तो तुलना अगर करवाते हैं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तुलना करने पर ए बी सी का मान ज्ञात हो जाता है। तो पहला स्टेप है द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप में लिख गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? ए बी सी का मान ज्ञात करेंगे किससे? तुलना करवा के। तो ए बी सी का मान ज्ञात हो गया। जो मान ए बी सी का आया है उसको इस सूत्र में रख दीजिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले सूत्र में ए बी सी का मान रखेंगे तो डी का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर देखेंगे कि डी का मान क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है या बराबर 0 है। तो धनात्मक है तो 2 मूल प्राप्त होंगे, बराबर 0 है तो 2 मूल प्राप्त होंगे, ऋणात्मक है तो कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। ये होती है मूलों की प्रकृति। अब करेंगे क्वेश्चन तो खुद समझ में आ जाएगा। जैसे पहले नंबर के उदाहरण में दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस ए बराबर 0। तो दिए गए समीकरण को यहाँ देखिए क्या हुआ, विविक्त कर ही बता रहे हैं। लिखा क्या है? का विविक्त कर क्वेश्चन मार्क। इसका विविक्त कर किसमें? उसमें प्रश्न में दिया है ना विविक्त कर। कितना दिया है विविक्त कर? 112। इसका विविक्त कर कितना दिया है? 112। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सेकंड नंबर में करेंगे। अब पहले इसको बस करते हैं, पहले विविक्त कर निकालना तो सीख लें, इसके बाद फिर ए का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले सेकंड नंबर ही किए दे रहे हैं। सेकंड नंबर में
9x² माइनस 12x+4 बराबर 0। यह है द्विघात समीकरण। देखिए इसको पहले मानक रूप में सेट करना है। तो यह है मानक रूप में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये किस रूप में है? मानक रूप में है। अगर यह मानक रूप में है तो इसमें से a का मान तुरंत बाहर निकालिए 9, b का मान -12 और c का मान। a b c के जो मान ज्ञात हुए उन मानों को सूत्र में रखना है। निकालना क्या है हमें? विविक्त कर। विविक्त कर, और विविक्त कर को व्यक्त करते हैं d से। d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। इस सूत्र में a b c के मान रखेंगे और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो रखें फिर यहाँ b का मान कितना है? 12, तो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 9 इंटू c का मान 4। करवाइए गुणा 12 12 यहाँ 144। अच्छा फिर से आगे क्या उतना है? 9 चौक 36 नहीं 144। तो बराबर में क्या आ गया? 0। डी का मान 0। प्रश्न में लिखा है सिर्फ विविक्त कर ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ विविक्त कर ज्ञात करना था, अभी नहीं। वो तो मूलों की तुम प्रकृति है बता रहे हो। जब प्रश्न में लिखा रहे विविक्त कर ज्ञात कीजिए तो आप सिर्फ डी का मान ज्ञात करेंगे। तो विविक्त कर आ गया कितना? 0। फिर प्रश्न थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, तथा मूलों की प्रकृति बताइए। बढ़ गया प्रश्न। जब बढ़ जाए कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो ये मूलों की प्रकृति यहाँ लिखी है, ये लिखी है डी बराबर है किसके? 0 के। तो आप प्रकृति में लिखेंगे, यहाँ हिंदी में लिखेंगे प्रकृति। और प्रकृति क्या है? वास्तविक। वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे, ये हो जाएगी इसकी प्रकृति। वास्तविक और समान मूल प्रकट हो रहे हैं। अब देखेंगे इसके पहले जो फर्स्ट नंबर लिखा है उसमें विविक्त कर दिया है और ए का मान पूछ रहा है। विविक्त कर दिया है, ए का मान पूछा, तब उसी को करेंगे। मिटा देने वाला। जब प्रश्न पढ़े थे नहीं, किसमें? कहाँ पे है कह रहे हो? यहाँ पे ये -5 काल्पनिक संख्या नहीं है। -5 जो तुम कह रहे हो ये काल्पनिक संख्या नहीं है। सिर्फ अंडर रूट के अंदर अगर -p_q_r_f लिखा है, कोई संख्या लिखी है, तो वो संख्या कहलाती है काल्पनिक संख्या कहलाती है। -5 कहाँ काल्पनिक है बताओ? -5 को क्या हम परिमेय संख्या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। बस ये क्या? ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या है ये? ऋणात्मक परिमेय संख्या। भाई पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 भी किसके अंतर्गत आता है? पूर्णांक के अंतर्गत ही आता है। तो जब पूर्णांक है तो पूर्णांक एक क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, ना कि काल्पनिक संख्या। याद रखिएगा, आगे काम देगा फिर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 3x² माइनस 4x माइनस a। 3x² माइनस 4x माइनस a बराबर 0 का विविक्त कर 112 है। तो विविक्त कर का सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये किसके बराबर है? 112 के बराबर है। तो अब इसमें d नहीं लिखेंगे, अब हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे b² माइनस 4ac किसके बराबर है? 112 के बराबर है। इसमें b, ये a है, ये b है, और ये c की जगह में प्रयोग किया गया है। a की जगह में 3, b की जगह में 4 और c की जगह में -a b c। तो b का स्क्वायर करना है तो -4 का स्क्वायर कीजिए, -4ac। तो -4ac में क्या लिखा जाएगा? 4a, a में 3 गुणे 3 गुणे c में -a और बराबर 112। 4 चौको 16, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हुआ। अब ये प्लस हुआ तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12a बराबर 112। संख्या को संख्या के पास ले जाना है। जब संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे 16 चला जाएगा 112 के पास, ये +16 उधर जाएगा, हो जाएगा -16, घटेगा। तो यहाँ लिखिएगा 12a बराबर 112 से 16 घटाएंगे कितना आएगा? अच्छे से घटा लीजिएगा पहले, तो आ गया 96। 12 अट्ठे 96, तो a बराबर कितना आया? 8। प्रश्न में लिखा क्या है? a का मान ज्ञात कीजिए। तो यही तो है, a का मान। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। ये पहला नंबर था जो इसको बाद में बताया है। उतारिए 1 मिनट में।
ये वाला हटा दे रहे हैं यहाँ पे अब। एक क्वेश्चन और अभी लिखा है, इसको करेंगे हम। लास्ट वाला प्रश्न देखिए जो नीचे लिखा हुआ है, 4x² माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का विविक्त कर, इसमें छूट गया है, विविक्त कर ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए। तो एक साथ दो प्रश्न बना है, विविक्त कर भी ज्ञात करना है और साथ में मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो लिखिए यहाँ मानक रूप में 4x² माइनस 6x प्लस 5 और बराबर में 0 लिख गया मानक रूप। चाहिए क्या आपको इसमें विविक्त कर, तो d बराबर b² माइनस 4ac आ जाएगा, d बराबर b² में 6 छंग 36 माइनस 4ac 4 चौक 16 16 5 80, तो 80 से 36 घटा लीजिए, 80 से 36 घटाएंगे तो 10 में से 6 घटेगा आएगा 4, ये बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, वो भी माइनस का माइनस 44। तो ये डी का मान आ गया ऋणात्मक। तो अगर डी का मान ऋणात्मक आता है तो क्या हो जाता है, कोई मूल प्राप्त नहीं होता है। तो इसमें इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे, प्रकृति, प्रकृति में लिखेंगे कोई मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कैसा मूल होगा, काल्पनिक, काल्पनिक, ये मूल नहीं है, ये डी का मान है, ये डी का मान है। और तुम जो कह रहे हो कि सर जी ये मूल कैसे, तो वो मूल जो रहता है, या जैसे मूल लिखा है -44, अगर ये अल्फा का मान होता तो हम इसको काल्पनिक नहीं कहते, ये वास्तविक है। मूल की बात की जा रही थी कि अगर अल्फा का मान -44 है तो ये वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। वो तो इसके मूल, कहिए मूल लिखा है का, मूल का मतलब होता है जो अल्फा और बीटा का मान आ जाए। तो अल्फा और बीटा का मान जो है काल्पनिक रहेगा, ना कि ये संख्या, ये संख्या तो वास्तविक है। तुम इसे देख के कह देते तो सर ये काल्पनिक कैसे हो गया, ये -44 काल्पनिक नहीं है, -44 वास्तविक संख्या है। अब जो इसका मूल ज्ञात होगा वो काल्पनिक आएगा, जबकि ये ऋणात्मक है तो ज्ञात ही नहीं किया जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। और काल्पनिक नंबर में एक ही संख्या आपको याद रखनी है, अंडर रूट के अंदर माइनस लगा के कोई भी संख्या लिखी हो, माइनस लगा के लिखी हो तो क्या कहलाएगी, काल्पनिक संख्या कहलाती है। देखिए डी भी आ गया और उसकी प्रकृति भी ज्ञात हो गई, दोनों चीज ज्ञात हो गया। अब करेंगे आगे वाले प्रश्न, अभ्यास वाले। उदाहरण देख लीजिए अगर किसी को कोई पूछना हो तो, मैं फिर अभ्यास वाले करवाएं। देखिए मूलों की प्रकृति ही पूछा, इसमें भी मूलों की प्रकृति ही पूछा। उदाहरण नंबर 4 में भी प्रकृति बताना है, उदाहरण नंबर 5 में प्रकृति ही बताना है। उदाहरण नंबर 9, अच्छा और 7वां नहीं पूछोगे, क्यों? यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस k प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। बराबर और बड़ा और छोटा, इनके लिए जो प्रकृति वाले 3 सूत्र लिखे थे इसी में से करेंगे। अगर मूल बराबर लिखे हैं, प्रश्न में लिखा है मूल बराबर, सेम सवाल नहीं है क्या? अगर मूल बराबर है तो लिखेंगे d बराबर b² माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0। जब क्या है, जब प्रश्न में लिखा रहे कि इसके मूल बराबर हैं और k का मान ज्ञात करना है, k का करना है, m का करना है, p का करना है, तो किसी का भी मान ज्ञात करने के लिए आप ये देखेंगे कि हिंदी उसमें क्या लिखी है। अगर हिंदी लिखी है मूल बराबर, तो अगर मूल बराबर है तो आप सूत्र का प्रयोग करेंगे, b² माइनस 4ac किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर मूल बराबर नहीं है, मूल धनात्मक है, मूल क्या है, धनात्मक है, तो अगर मूल धनात्मक है तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो आप प्रयोग करेंगे d इज ग्रेटर देन 0 का।
क्योंकि धनात्मक में डी का मान क्या रहता है, बड़ा रहता है जीरो से, तो बराबर जीरो का प्रयोग नहीं करेंगे, ग्रेटर देन जीरो का प्रयोग करेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो का प्रयोग करेंगे। कब? जब मूल धनात्मक होंगे, या उसमें लिखा रहेगा कि इसके मूल वास्तविक हैं, तो वास्तविक हैं के लिए इसका प्रयोग करेंगे। वास्तविक तो इसमें भी है, लेकिन इसमें साथ में एक शब्द जुड़ा है बराबर, तो बराबर के लिए बराबर जीरो का प्रयोग करते हैं। धनात्मक और वास्तविक है तो इसके लिए आप डी इज ग्रेटर देन। तो करें फिर 9वां नंबर, छठवें का सेकंड नंबर। चलो छठवें, पहले छठवां देख लेते हैं, फिर क्या है कह रहे हो अर्चना, बताओ क्या है कह रहे हो। छठवें सेकंड बताना है ना, ठीक देख लीजिए, छठवें सेकंड देख लीजिए पहले। हाँ तो लाफा लेके करेंगे ना, जो कह रहेगा वही तो करेंगे। इसका सेकंड नंबर है 1/2x -3 प्लस 1/x -5 और इक्वल्स टू 1। इसमें यक्स का मान बराबर नहीं होना चाहिए 3/2 और 5 के। ये छठवें का उदाहरण नंबर छठवें का सेकंड है, करवा रहे हैं। क्या निम्नलिखित समीकरण के मूल प्रत्येक स्थिति में वास्तविक हैं, पूछा है कि क्या इसके मूल प्रत्येक स्थिति में वास्तविक हैं, और यदि हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि वास्तविक हैं, अगर वास्तविक है तो कह रहा है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कैसे आप पता करेंगे कि इस समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं है? पहले आप इसको मानक रूप में व्यक्त करेंगे, क्योंकि अभी ये मानक रूप में व्यक्त नहीं है। जब इसको मानक रूप में करेंगे तो इन दोनों का लाफा लेंगे, इन दोनों का लाफा लेंगे तो 2x -3 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x -5, ये लीजिए लाफा। 2x -3 से 2x -3 कट जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, x -5 का गुणा 1 में करवाएंगे तो आएगा x -5, x -5 1 जा x -5 ही रह जाएगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, x -5 से x -5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक तरह से कह दीजिए कि तिर्यक गुणा करवा दिए, तो यहाँ बचेगा 2x -3 और बराबर में 1, ये लिख दिए बराबर में। एक स्टेप बस सॉल्व हुआ, अब आगे बढ़िए। तो x 2x, तो 2 1 3x, भाई फजाती हैं, धन धन में तो जुड़ जाएंगे, ऋण ऋण में होते तो जुड़ जाते हैं, धन ऋण होता तो घट जाता। तो 1 2 3x, अब 5 3 माइनस का 8 बटे इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2x स्क्वायर, फिर 2 5 10x, 3 1 कम 3x और 3 5 15, फिर बराबर में 1, फिर वैसे लिखिए 3x -8 बराबर लगाइए, डायरेक्ट उस पक्ष में ले जाइए, इसको एक के साथ गुणा करा के दूसरे पक्ष में इसको भेजेंगे। 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर 1 कम 2x स्क्वायर, 10 3 13, 10 3 13 तो माइनस का 13x और प्लस 15, बन तो रहा है द्विघात समीकरण। तो ये इसको इस पक्ष में, चलो इसको यहीं रखा रहने दो, 2x स्क्वायर 3x को इधर ले आओ, तो 3x इधर जाएगा तो 13 3 माइनस का 16x, ये प्लस 3x है, इधर ला रहे हैं तो माइनस में जाएगा, सही कहना है, माइनस का 16x हो जाएगा, और -8 इधर आएगा तो -8 15 पास जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। तो कैसा रहेगा, प्लस एक माइनस का 23 बराबर 0, बन गया द्विघात समीकरण। इस द्विघात समीकरण को देखेंगे क्या ये मानक रूप में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये मानक रूप में है। अगर यह मानक रूप में है तो इसमें पहले आप d का मान ज्ञात कीजिए, d का मान, तो d का मान क्या हो जाएगा, b स्क्वायर -4ac, तो b स्क्वायर 16 16 हम कितना होता है 256, तो 16 16 हम 256 और -4ac, तो 4ac 4 दुनाई 8, 8 का गुणा 23 में कराएंगे तो 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 8 दुना 16 2 18, 184, घटाइए, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 8 गया 7, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 8 गया 7, आ गया 72, प्लस का माइनस का, डी बराबर 72, यानी कि मान क्या है, धनात्मक है, या कह सकते हैं डी बड़ा है किससे, 0 से, डी बड़ा है 0 से। अगर डी बड़ा है 0 से तो इसके कितने मूल होंगे, तो 2 मूल होंगे। किस प्रकार के मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे और असमान होंगे, वास्तविक और असमान मूल होंगे। तो अब आप इनके मूल ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि यदि
यदि पॉसिबल है तब मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से पता चला कि हाँ ये पॉसिबल है, इसके मूल हम ज्ञात कर सकते हैं, तो अब इसके मूल ज्ञात कीजिए। कहाँ पे ज्ञात होगा? यहाँ पे ज्ञात होगा। द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से तोड़ दीजिए। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो 23 अदुनाई 46। तो ये वाला स्टेप यहाँ पे हटा रहे हैं, अब इसको साइड में लिखना चाहिए, तो इसको आप साइड में लिख लीजिएगा, ये हटा दिए हैं, क्योंकि गुणनखंड करना है ना हमें, अब ये हटा दिए। देखिए 23 अदुनाई 46, 46 के ऐसे गुणनखंड करो कि 16 आ जाए। 46 के ऐसे गुणनखंड करना कितना आ जाए? 16 आ जाए। करो गुणनखंड फिर। तो 23 दुनाई 46 से 16 कहाँ प्राप्त हो रहा है? आएगा, करो तो। 46 के गुणनखंड नहीं आएगा तो सूत्र है, जब गुणनखंड नहीं आएगा तो उसके लिए भी सूत्र है, सूत्र लगा देंगे। तो सूत्र लगा देंगे तो लिख दीजिए यक्स बराबर, ये सूत्र होता है, जब गुणनखंड नहीं बनते हैं तब लगाते हैं इसको। तो यक्स बराबर ऋण बी धन ऋण अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब इसमें मान मान आपको रखना है, तो यहाँ पे रखिए माइनस बी धन ऋण अंडर रूड बी स्क्वायर माइनस 4ac का भी आप मान निकाले हैं, कितना आया था उसमें? 72। 72, तो वही वाला मान यहाँ रख देंगे, बार बार गुणा नहीं कराते रहेंगे। यहाँ कितना लिख देंगे? 72, और बटे में 2a, 2a का मान 2, तो 2 दुना 4। बी में भी रख दीजिए ना मान 16, माइनस माइनस का प्लस 16। ये आया यक्स का मान, तो यक्स का मान आया 16 प्लस अंडर रूट 72 बटे 4, और 16 माइनस अंडर रूट 72 बटे 4, कितना आया? अब देखिए 72 को थोड़ा तोड़िए, तो 72 टूटेगा 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 में अगर ये टूट रहा है तो 9 तो बाहर आ जाएगा, तो 9 नहीं बाहर आएगा, 9 से 3 बाहर आ जाएगा। और गुणे यदि यहाँ 8 करें तो 8 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2 होता है, तो 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 होता है, इसका 3 होता है, तो 3 दुना 6 अंडर रूट 2 आ रहा है। और 6 अंडर रूट 2 काटे तो 2 तिहाई 6, 6 अंडर रूट 2 अगर काटे तो 2 तिहाई 6 और 2 दुनाई 4। थोड़ा थोड़ा कट रहा है तो कहो तो काट दें, नहीं तो छोड़ दें, काटे दे रहे हैं। तो ये आएगा 16 प्लस कितना आ रहा है यहाँ पे? 3 दुनाई 6 अंडर रूट 2 और बटे में 4, 16 माइनस 6 अंडर रूट 2 और बटे में 4। थोड़ा थोड़ा काट दीजिए, तो 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दुनाई 4, और ये 2 अट्ठे तो माइनस लगा के उतना लिख दीजिए। ये होगा इसके दो मूल, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दो मूल ज्ञात कीजिए। नोट करेंगे? कर लो। काटा है, दोनों कटा है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 करवाएंगे, बढ़िया प्रश्न है। हाँ उसका भी करेंगे, एक 9वां कर दें तो तुम्हारा वाला करेंगे, क्योंकि 9वां वाला प्रश्न बहुत बढ़िया है। हाँ बड़े से मतलब नहीं है, क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। नोट करो तो तुरंत, थोड़ी स्पीड से नोट करो, बहुत स्लो लिखते हो तुम लोग। क्वेश्चन लिखे देना यहाँ पे 9 नंबर। 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 cn x प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए कि अब इसमें सिद्ध करना है।
सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस, तुरंत नोट कीजिए, इसके बाद करवाएं अगला। प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए और फिर देखिए कि इसका उत्तर कहाँ से आएगा। प्रश्न पढ़ने से तुरंत पता चल जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, कहाँ से सॉल्व होगा। पढ़ लिए प्रश्न, बस वहीं से आ जाएगा जो लिखा हुआ है इसमें। मूल बराबर हैं तो मूल बराबर है तो बराबर वाला सूत्र लगा देंगे, जैसे ही बराबर वाला सूत्र लगाएंगे सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये एक समीकरण थोड़ा द्विघात समीकरण लिखा हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। भारी लग रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए की जगह में ये पूरा मान आएगा, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं ए बराबर आएगा 1 प्लस यम स्क्वायर। किसका मान है? ए का मान है। बी का मान भी नोट कर दें तो बी का मान आएगा ये 2cm, 2cm ये किसका मान है? बी का मान है। सी के मान में पूरा मान लिया जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ये कैपिटल लेटर में है, किस लेटर में है? कैपिटल लेटर में है, और ये अंदर वाले सब स्मॉल लेटर में लिखे हैं, तो ये कैपिटल कैपिटल कैपिटल, अंदर वाले सब स्मॉल लेटर में लिखे हैं। तो ए बी सी तीनों मान ज्ञात हो गए। अब यहाँ लिखा इसके मूल बराबर हैं, तो जब मूल बराबर हैं तो सूत्र लगते हैं, क्योंकि मूल बराबर हैं, ये लिख दिए। अगर मूल बराबर हैं तो सूत्र लगता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के। बराबर के लिए बराबर 0 ही लगाते हैं। अब इसमें मान ही तो रखना है, मान बी स्क्वायर का, तो इस बी स्क्वायर की जगह में अब हम यहाँ कैपिटल का प्रयोग करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ताकि मान रखने में आसानी रहे। ये कर दिए कैपिटल, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये मान रखने कैपिटल वाले, तो बी स्क्वायर है, मतलब कैपिटल का मतलब इसलिए है क्योंकि जो ए बी सी द्विघात समीकरण में ऑलरेडी दिया हुआ है, और वो ए बी सी किसकी जगह में दिया हुआ है? अचर पदों की जगह में दिया हुआ है, यानी कि संख्या की जगह में दिया हुआ है। और यदि इसी को मानक रूप में, यही वाला ए बी सी मानक रूप में ले लें, यही मान हमारा समीकरण में दिया है, तो आप मान रखने में गलती 100% करेंगे, गलती हो जाएगी। यदि मानक रूप को आप कैपिटल में बना रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए की जगह में वहां स्मॉल बी भी दिया हो सकता है, स्मॉल सी भी दिया हो सकता है, स्मॉल ए भी दिया हो सकता है। तो जो वहां दिया रहेगा कैपिटल ए की जगह में, वही वाला मान आप यहाँ पुट कर देंगे, तो सवाल गलत नहीं होगा। तो बी स्क्वायर है तो ये बी है, तो 2 दूनाई 4, सी स्क्वायर यम स्क्वायर, 4 सी स्क्वायर यम स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac, ac 4 का गुणा करना है a में 1 प्लस यम स्क्वायर में, और आगे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें गुणा कर, किसके बराबर करना है? 0 के बराबर कर देना है, तो कर दिए बराबर 0। तो इसको ऐसे ही रख दीजिए, 4c स्क्वायर यम स्क्वायर, इसको लगा दीजिए बराबर। माइनस वाली संख्या दूसरे पक्ष में जाएगी, जब दूसरे पक्ष में जाएगी तो क्या बना लेगी? प्लस बना लेगी। प्लस में जाएगी तो प्लस 1 प्लस यम स्क्वायर, 1 प्लस यम स्क्वायर, और ये रहेगा आपका सी स्क्वायर माइनस ए। ये चिन्ह नहीं बदलेगा कि आप इसको भी बदल दें, क्योंकि बाहर का चिन्ह, ये चिन्ह मेन है, इसके बाद ये पूरा एक साथ है लिखा हुआ है, तो सिर्फ ये चिन्ह बदलेगा, बाकी उसी प्रकार से उन्हीं सेम चिन्हों में दूसरे पक्ष में पहुंच जाएगा। इन दोनों का गुणा करवाइए, दोनों का गुणा। तो पहले 1 प्लस यम स्क्वायर का अलग से गुणा करवा लें, 1 प्लस यम स्क्वायर का गुणा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हमको करना है, करें गुणा, सी एकम सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यम स्क्वायर, फिर इसका करवाइए, दोनों में प्लस प्लस ही है, देखिए गलती किए दे रहे थे, यहाँ माइनस होना चाहिए। तो सी एकम सी स्क्वायर सी एम स्क्वायर, और माइनस माइनस का माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर यम स्क्वायर, ये पूरा मान यहाँ उठा कर रख दीजिए। 4 का भी मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4 का करवाएंगे तो 4 एकम 4c स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर यम स्क्वायर, और आगे माइनस का 4a स्क्वायर, और माइनस का 4a स्क्वायर यम स्क्वायर।
4a² m स्क्वायर। ये लीजिए, अब इसको हटा देना है। यहाँ पे गुणा करने के बाद डायरेक्ट 4 का गुणा करा के यहाँ लिख दिए। इधर आया 4c² m स्क्वायर, कट गया, क्या कट गया, 4c² m स्क्वायर से 4c² m स्क्वायर कट गया, सेम चिन्हों में लिखा है तो ये इधर आके घट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 0, इधर बचेगा 0। अब 0 से उधर से माइनस वाली संख्या इधर पक्षांतर करवा लीजिए, या तो फिर इसमें देख लीजिए कि हमको सिद्ध क्या करना है, c² बराबर हमें सिद्ध करना है, तो c² वाला पद बाहर ले आइए, तो c² वाला पद इधर अगर ले आए तो कितना हो जाएगा, बचा के रखिए, इसको ले आइए, माइनस का 4a² माइनस 4a² m स्क्वायर, माइनस माइनस वाले पद इधर आ गए, माइनस का 4a² माइनस का 4a² m स्क्वायर, इतना लिखा हुआ है, बराबर, या तो यहीं पे लिख दीजिए माइनस का 4c²। पक्षांतर करवाएंगे, एक पद का करवाना है, चाहे इसका करवा लीजिए चाहे उसका करवा लीजिए। अब इसमें भी माइनस है, इसमें दोनों पदों में माइनस है, पूरे में माइनस से गुणा करवा दें, जब पूरे में माइनस से गुणा करवा देंगे तो सब प्लस 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 के बन जाएंगे। अब 4 से 4 काटते चलिए साथ में, तो 4 से 4 काट दें अगर, तो यहाँ बचेगा सिर्फ c² बराबर a² और प्लस का a² m स्क्वायर। हाँ तो अब आएगा ना अगली लाइन में, c² बराबर a² कॉमन आ रहा है 1 + m स्क्वायर। प्रूव्ड हो गया क्या, ये यही तो प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया। एक सूत्र से पूरा सवाल लगा है, और सूत्र कौन सा है, मूल बराबर है तो सूत्र लगाते हैं b² - 4ac बराबर 0। अब b² - 4ac बराबर 0 में मान रखते चले गए, सवाल सॉल्व होता चला गया। नोट कर लीजिए इसको। अब आगे आएगा द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल। जब बहुपद पढ़ रहे थे तो बहुपद में ये आया था शून्यकों का योगफल और गुणनफल, जो सूत्र उसमें लगाए थे सेम वही सूत्र लगा दें, उसमें शून्यक था, इसमें मूल है। शून्यकों का गुणनफल और योगफल होता, योगफल में रखते थे ऋण b/a, गुणनफल में c/a, बिल्कुल सेम टू सेम वही मान रख देंगे, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ शून्यक की जगह में मूल कर देना है और बहुपद की जगह में द्विघात समीकरण कर देना है, सेम टू सेम रहेगा। फिर से रिपीट करें क्या ये वाला क्वेश्चन, दोबारा बताएंगे, पता है ना कि तुम लोग के समझ में नहीं आया। हाँ ठीक, स्टार्टिंग में बस देखिएगा थोड़ा सा, बस यहाँ पे देखिए 1 + m स्क्वायर, और ये कहाँ पे पहुंचे अभी, उतारते उतारते यहाँ उतार लो, जल्दी से उतार लो, रिया का नोट हो गया। कहाँ नहीं समझ में आया था अंशिका, यहाँ पे सवाल है लिखा है, यहाँ पे कर रहे हैं, एक सेकंड देखिए, ये a + m स्क्वायर और बगल में लिखा है x², तो मानक रूप में जो रहता है, तो मानक रूप में यही तो रहता है, ax² + bx + c बराबर 0। ये किसका मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो x² का जो गुणांक है, वो चाहे छोटी संख्या लिखो चाहे बहुत बड़ी संख्या लिखी हो, कुल मिलाकर के x² के बगल में लिखी हो। तो यहाँ इस प्रश्न में देखिए कि x² के बगल में इधर कौन सी संख्या लिखी है, तो x² के बगल में लिखा है 1 + m स्क्वायर, इतनी बड़ी संख्या लिखी है।
तो ये पूरा 1 प्लस एम स्क्वायर किसका मान हो जाएगा, ए का। तो यहाँ लिख भी तो दिए हैं अलग से, ए बराबर 1 प्लस एम स्क्वायर। फिर जो यक्ष का गुणांक रहता है, इस यक्ष का जो गुणांक रहता है वो बी का मान कहलाता है। तो यक्ष का गुणांक इसमें देखेंगे, ये यक्ष अलग कीजिए, बाकी जितने पद दिए हैं वो सब किसके मान में आएंगे, बी के मान में आएंगे, यक्ष को छोड़कर। तो 2cm, तो ये लिखा है बी बराबर 2cm, बी की जगह हम प्रयोग कर दिए 2cm का। अब लास्ट में सी रहता है, तो सी में चाहे एक पद हो, चाहे दो पद हो, चाहे चार पद हो, वो पूरा मान क्या कहलाता है, सी ही कहलाता है। तो यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये किसका मान हो जाएगा, कैपिटल सी का मान हो जाएगा। आया कहां से, मानक रूप से, ए बी सी तीनों मान लिख दिए। फिर प्रश्न में एक शब्द मिला, इस द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं। अगर मूल बराबर हैं तो सूत्र लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बराबर की वजह से ये सूत्र लग गया। इस सूत्र में ए बी सी का मान रख देना है। और ए बी सी का मान देखिए, ए का मान कितना, बी स्क्वायर का मान पहले रख दिए बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर में 2 दूनाई 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर, 4 सी स्क्वायर और एम स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4ac पूरा पूरा मान रखा है। माइनस 4ac जब दूसरे पक्ष में जाएगा, ये इधर आया तो प्लस में आया, प्लस 4ac हो गया प्लस 4ac। अब क्या किया है, इसके बाद 1 प्लस एम स्क्वायर का गुणा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में करवा दिए, और इन दोनों के गुणनफल में 4 से गुणा करवा दिए हैं। तो सब मान 4 4 4 4 के साथ आ गए हैं। अब देखिए जो कट रहा है, तो कट क्या रहा है, ये 4c स्क्वायर एम स्क्वायर पहले पक्ष में है और 4c स्क्वायर एम स्क्वायर दूसरे पक्ष में दिया है। दोनों समान चिन्हों में दिए हैं, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। जब दोनों प्लस प्लस वाले हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो दोनों कट गए, यानी ये मान उठ के यहाँ आया तो बगल में रखेंगे, माइनस का चिन्ह लगा तो घट जाएगा, घट जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। एक पक्ष में 0 है और दूसरे पक्ष में उतनी ढेर सारी संख्या लिखी हुई है, सजाती सजाती पास में रखना है, बाकी को दूसरे पक्ष में भेज देना है। तो यहाँ देखेंगे जो सिद्ध करने वाला था, सिद्ध करने में लिखा है एक पक्ष में सी स्क्वायर होना चाहिए। तो जब इसमें लिखा है कि पहले पक्ष में सी स्क्वायर होना चाहिए, तो सी स्क्वायर वाले पद को हम पहले पक्ष में ले आएंगे। जब पहले पक्ष में लाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्लस 4c स्क्वायर, हम पहले पक्ष में लाएंगे तो आएगा माइनस 4c स्क्वायर, और दूसरे पक्ष वाली संख्या उसी प्रकार से लिखी है माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर और स्क्वायर। अब यहाँ प्लस का सी स्क्वायर है, यहाँ माइनस का आ रहा है, तो पूरे द्विघात समीकरण में किसका गुणा करवा दिए, माइनस का। इसमें माइनस का, दूसरे पक्ष में भी माइनस माइनस का गुणा करवा दिए। माइनस का गुणा कराने से सब कहीं में बदल गए, प्लस में बदल गए। जब ये प्लस में हो गए तो ये आ गया सी स्क्वायर। अब देखिए 4 4 4 भी तीनों में दिया था, तो 4 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 4 सबका कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब इन दोनों में ए कॉमन है, तो अगर इन दोनों में ए कॉमन है तो ये देखिए ए कॉमन ले लिए हैं। ए कॉमन आने के बाद आया 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही प्रूव्ड करना था, जितना यहाँ लिखा है उतना यहाँ लिख गया। तो LHS बराबर RHS, यस ये हो गया प्रूव्ड। अब मिटा दें इसको, अगला प्रश्न देखिए कौन सा करना है। अगले प्रश्न में प्रश्न नहीं है, अब उसमें आ गया मूलों का योगफल और गुणनफल। मूलों का योगफल और गुणनफल आप पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, उसमें था शून्यकों का, इसमें आ गया मूलों का। बताएं इसको फिर। अब देखिए एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल, इसके मूल के मूल, मूल मतलब इसके यक्ष के 2 मान ज्ञात होंगे, एक अल्फा व बीटा के मूल अल्फा व बीटा हैं। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे, पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो, शून्यकों का योगफल, तो वो शून्यकों का योगफल था, ये मूलों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। फिर नीचे लिखे मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, अरे होता क्या है ये अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। मूलों का योगफल, हाँ अल्फा बीटा, मूल हो चाहे शून्य हो, अल्फा बीटा ही है। अगर प्रश्न में दिया है कुछ दूसरा,
जैसे दिया है द्विघात समीकरण के मूल P और Q हैं, M और N हैं, A और B हैं, तो जो प्रश्न में दिया रहेगा वही आप लिखेंगे। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो आप अल्फा बीटा लिखेंगे। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ये रहता है, जिसमें B और A का मान कहाँ पे आता है, तो B और A का मान यहाँ पे आता है द्विघात समीकरण से, और C का मान भी यहाँ पे आता है। तो ये A B और ये C का मान है। एक तो प्रश्न बोल दो तो कर दें तुरंत। 3x² - 7x + 4 और बराबर में 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है बना रहे हैं कि मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। बन गया प्रश्न। इसमें ये नहीं पूछा है कि मूल ज्ञात कीजिए, विविक्त कर ज्ञात कीजिए या मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तुलना करवाएंगे। तुलना जब करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, तो -7 हो जाएगा, और c का मान कितना हो जाएगा, 4। A B C मान कहाँ से आए, मानक रूप से तुलना कराने पर आ गए। अब ज्ञात क्या करना है, मूलों का योगफल। तो योगफल वाला सूत्र लगाइए। तो योगफल बराबर सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b -7 तो प्लस हो जाएगा, सूत्र में भी माइनस इसमें भी माइनस, तो 7/a में 3। तो योगफल कितना आ गया, 7/3। आगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c का मान कितना है, 4/3 हो गया फाइनल, 4/3। इतने सिंपल प्रश्न रहेंगे। हाँ हो गया। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल डायरेक्ट सूत्र में मान रख के हल कर देंगे। कैसे, जैसे पेपर में ये आ गया तो तुम ये है कह रहे हो कि पहले तुम इसके मूल निकालोगे, गुणनखंड विधि से निकालोगे या तो सूत्र की सहायता से निकालोगे। तो पहले तुम इसके मूल ज्ञात करोगे, अल्फा और बीटा का जो मान आएगा, फिर उन दोनों को जोड़ोगे, उन दोनों मूलों क्या करोगे, जोड़ोगे, तब जाके इतना मान प्राप्त होगा 7/3। लंबी प्रक्रिया हुई, क्यों, पहले आप गुणनखंड कराएंगे, यक्ष के 2 मान ज्ञात करेंगे, दोनों मानों को जोड़ेंगे। इससे अच्छा है -b/a डायरेक्ट सूत्र में रख के हल कर लो, समय बचेगा, कॉपी नहीं भर जाएगी, और नंबर मिलेगा। नंबर तो पूरा मिलेगा, इसलिए मिलेगा क्योंकि आप मूल ज्ञात किए हैं, फिर दोनों मूलों को जोड़ दिए हैं। तो मूलों का योगफल वो भी है, मूलों का योगफल ये भी है। ये आपका डायरेक्ट सूत्र से है, वो लंबी वाली विधि से। तो लंबी विधि से काहे करना है जब सूत्र है आपके पास, डायरेक्ट करिए। तो हो गया बस, अब आज इतना ही पर्याप्त है, इसके बाद से कल पढ़ाते हैं।